साथियों, आप सभी का विजन जंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेबी ड्रैगन के संबंध में। तो यह फिगर पहले देख लीजिए। यह जो फिगर है यह एक बेबी ड्रैगन का है। तो अब देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है बेबी ड्रैगन के संबंध में। तो स्लोवेनिया की प्रसिद्ध पोस्टोजना गुफाओं में आने वाले जो पर्यटक हैं, ये चूँकि यह जो गुफा है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं, तो यहाँ आने वाले पर्यटक जो हैं जल्द ही 3 बेहद दुर्लभ जलीय जीवों को देख पाएंगे जिन्हें बेबी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, तो पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा पोस्टोजना गुफाएं किस देश से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा स्लोवेनिया से संबंधित है। अब यदि स्लोवेनिया की बात करें तो स्लोवेनिया क्या कहाँ की कंट्री, मतलब किस महाद्वीप में आएगी, तो यह सेंट्रल यूरोप के अंतर्गत आने वाला एक देश है, या इसे कह सकते हैं यह एक बाल्कन कंट्री है। ठीक है। और यदि आप इसको मैप में जब देखेंगे तो मैप में यह जो एड्रियाटिक सी है, भूमध्य सागर का ही एक पार्ट है एड्रियाटिक सी, उससे लगा हुआ है इसकी सीमा स्लोवेनिया की। और यदि इसके पड़ोस में देखेंगे तो इसकी सीमा जो है आपकी हंगरी से लगी हुई है, क्रोएशिया से लगी हुई है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया से और इटली से लगी हुई है, और एक भाग इसका जो है एड्रियाटिक सी से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा स्थलरुद्ध देश है या स्थलबद्ध देश है, तो स्लोवेनिया क्या है, इसकी सीमा समुद्र से लगती है, स्थलरुद्ध देश नहीं है। अब आते हैं फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे। तो यह जो बेबी ड्रैगन है, आधिकारिक रूप से इन जीवों को ओल्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल्म कहा जाता है। और यह उपनाम जो ओल्म उपनाम है, इन प्राणियों ने मध्ययुगीन काल के दौरान अर्जित किया, जब स्थानीय लोगों का मानना था कि ये जो है छिपकली जैसे दिखने के कारण इनको ड्रैगन के वंशज माना जाता था। और इन तीनों ओल्म को एक विशेष भूमिगत एक्वेरियम में रखा गया है, जहाँ लोग जा कर के इन्हें पहली बार देख पाएंगे। इनको जो पहली बार खोजा गया वो 2016 में खोजा गया। अब थोड़ा सा ओल्म के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। तो सामान्य तौर पर एक ओल्म होता है, यह 1 दशक में अर्थात 10 साल में केवल 1 या 2 बार अंडे देते हैं। इसके अलावा ये गुलाबी ईल जैसे जीव जो होते हैं और जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, अंधे होते हैं, और अक्सर अपने लंबे पतले शरीर एवं 4 पैरों के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, मानव मछली या ह्यूमन फिश कहा जाता है। और जो ओल्म्स होते हैं ये विशेष रूप से दक्षिणी यूरोपीय जो क्रास्ट क्षेत्र होते हैं, जो चूना भूमि होती हैं, तो क्रास्ट क्षेत्र में अंधेरी गुफाओं के जल में ये पाए जाते हैं। और ये लंबाई में कितने होते हैं, 1 फुट तक ये अपनी लंबाई में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो याद रखने वाली वह है कि यदि पूछा जाए कि ये जो ओल्म होते हैं या जो बेबी ड्रैगन के बारे में पूछ ले कि रेड लिस्ट में, आयुष्मान की जो रेड लिस्ट में किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो ये रेड लिस्ट में जो आयुष्मान की, इसमें असुरक्षित अर्थात वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत इनको रखा गया है। इसके अलावा शोधकर्ताओं का जो दावा है कि ये ओल्म्स हैं, ये ओल्म्स 1 मिलियन से अधिक वर्षों से पोस्टोजना गुफा में रह रहे हैं, मतलब 10 लाख वर्षों से इस गुफाओं में ये ओल्म्स रह रहे हैं। तो याद रखिएगा, पोस्टोजना गुफा पूछ सकता है कि यह अभी हाल ही में चर्चा में था, किस देश से संबंधित रहा है, तो स्लोवेनिया से संबंधित है या स्लोवेनिया में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हॉग बैजर के संबंध में। तो हॉग बैजर क्या है कि हाल ही में पहली बार पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में प्राप्त हुए हॉग बैजर के 3 शावकों अर्थात 3 इसके बच्चों को पोषण के लिए सेपाहीजला वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये जो हॉग बैजर जीव है, इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो इस प्रजाति में, या जो हॉग बैजर प्रजाति, इस प्रजाति में सूअर एवं भालू दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं, और यह छोटे फलों एवं जानवरों को खाता है। इसके अलावा वर्ष 2019 में इन्हें पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में पहली बार देखा गया था। और यदि इनके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, आर्क्टोनिक्स कॉलरिस। क्या है? आर्क्टोनिक्स कॉलरिस है। और इसे आयुष्मान की रेड लिस्ट में असुरक्षित प्रजाति अर्थात वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। तो बेबी ड्रैगन या ओल्स भी आपका वल्नरेबल कैटेगरी में थे, और ये जो हॉग बैजर हैं ये भी आपके वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जिस वन्यजीव अभयारण्य में इनको रखा जा रहा है, सिपाहीजला,
तो सिपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य के बारे में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो यह त्रिपुरा में स्थित है और त्रिपुरा राज्य के 4 जो अभयारण्य हैं उनमें ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है, उसका नाम क्या है, गुमटी। तो गुमटी सिपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये दोनों आपके त्रिपुरा के हैं। और ये जो सिपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य है यह कृत्रिम झील तथा प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी उद्यान से घिरा हुआ है। और यह अभयारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेंदुए के बाड़ों के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से, एक आपका क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है तथा दूसरा है बीसो राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और बीसो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं, तो त्रिपुरा में स्थित है। इसके अलावा यदि हाग-वैजर की फ़ोटो की बात करें तो ये आपका जो चित्र है ये हाग-वैजर का चित्र है, जो कि सूअर और भालू का मिश्रित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में। तो यह क्या है और वर्तमान में चर्चा में क्यों आया, तो हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल जो वाला हिस्सा है, मेंटल का जो विकास है, यह न केवल वायुमंडल के विकास को नियंत्रित कर सकता था बल्कि जीवन के विकास को भी नियंत्रित कर सकता था। अब यदि आपको मेंटल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो थोड़ी सी मेंटल की चर्चा कर लेते हैं कि जो आंतरिक भाग मेंटल है इसको थोड़ा पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा फिगर देखिएगा। यदि आप पृथ्वी का एक पार्श्व काटें, मतलब पृथ्वी की सतह से लेकर के उसके केंद्र तक, सतह से लेकर के केंद्र तक का एक हिस्सा काट लीजिए, पार्श्व काट लीजिए, तो आप इसमें देखेंगे कि यह जो है सतह से लेकर केंद्र, ये इसको 3 भागों में या 3 लेयर में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जो सबसे ऊपरी परत होगी उसे क्या कहेंगे, अर्थ क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। अर्थ क्रस्ट ये आपका सबसे पतला लेयर होता है जो जिस पर हम लोग रहते हैं, ये सबसे ऊपरी परत है। तो ये अर्थ क्रस्ट क्या होता है, सतह से लेकर के ज़मीन के नीचे 35 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस वाला जो एरिया होगा ये पूरा किस में आ जाएगा, ये अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और यह जो अर्थ क्रस्ट है 3 प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है या परतों से मिलकर बना होता है। अवसादी चट्टानें, ग्रेनाइटिक चट्टानें और बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर के बना होता है। उसके अलावा इसमें ये जो क्रस्ट होता है इसमें मेनली आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम मुख्य अवयव होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शियाल कहा जाता है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। इसके अलावा 35 किलोमीटर से लेकर के नीचे यदि 2700 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये जो हिस्सा है यही आपका मेंटल होता है। मतलब सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है और सबसे नीचे आपका कोर होता है। तो जो बीच वाला हिस्सा है मेंटल, जिसकी हम लोग ने ऊपर बात की, तो मेंटल जो है आपका 35 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक है। और इसमें मेंटल में मेन अवयव कौन से होते हैं एलिमेंट के, तो इसे सीमा कहते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें होता है। और इसके बाद जो आपका आता है 2900 किलोमीटर से लेकर के नीचे ज़मीन के नीचे केंद्र तक जाएंगे 6400 किलोमीटर, तो ये पूरा हिस्सा किस में आता है, कोर कहलाता है। कोर में जो इसके मेन एलिमेंट क्या होते हैं, इसे नाइफ कहते हैं, निफे कहते हैं, मतलब कि इसमें आपका निकिल और आयरन मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और यहाँ पर याद रखिएगा जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनता है कि ये जो आपका अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है और ये जो मेंटल की ऊपरी लेयर है, ठीक है, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट का निचली लेयर और मेंटल की जो ऊपरी लेयर है, तो ये जो लेयर जहाँ पे मिलते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे मोहरविक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इसके अलावा जहाँ पर निचले मेंटल की जो निचली परत होती है और जो आपका कोर की ऊपरी परत होती है, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं इसे क्या कहते हैं, गोटेनबर्ग-बिचर्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ये जो आपका कोर वाला इलाका है, इस कोर में ही यदि आप 4980 किलोमीटर और 5120 किलोमीटर के मध्य में एक लेयर पाई जाती है। तो ये आपका जो लेयर होता है, इधर आपका ये ऊपरी कोर है और ये आपका आंतरिक कोर है। तो ये आपका ऊपरी एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर की जो लेयर जहाँ पे मिलती है इसे क्या कहते हैं, इसे लेहमन जेफर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेहमन जेफर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं।
यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है इन डिसकंटिन्यूटी के बारे में क्योंकि कई बार परीक्षा में इनको क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। तो हमें मेनली आपके मेंटल को समझाना था, ये मेंटल कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया मेंटल। तो ये जो अध्ययन आया है वो आंतरिक भाग जो मेंटल है उससे ही संबंधित है। अब फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो अध्ययन के अनुसार ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट से पहले जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद थी, किंतु वह वायुमंडल में संकेंद्रित नहीं हो सकी थी। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो अभी स्टडी की गई है उसमें क्या बात आई है। और यह जो है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के पहले वायुमंडल में संकेंद्रित क्यों नहीं थी, तो इसके कारणों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट को समझ लेते हैं। तो माना जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन जो है इसकी उपस्थिति के कारण ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की घटना हुई, और यह घटना जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले साइनोबैक्टीरिया के कारण संभव हो सकी। ये साइनोबैक्टीरिया 2.3 अरब वर्ष पहले बहुकोशिकीय रूपों में पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव माने जाते हैं, और ये जीव आज भी महासागरों एवं गर्म क्षेत्रों में मौजूद हैं। इन जीवों ने ऑक्सीजन का उत्पादन करके और बहुकोशिकीय रूपों में विकसित होकर सांस लेने वाले जीवों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र एवं वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि से कुछ ही समय पहले जो बहुकोशिकीयता थी अर्थात मल्टी सेलुलरिटी थी, ये विकसित हुई थी। अब फिर से अध्ययन पे आते हैं। तो अध्ययन जो हुआ है, स्टडी जो अभी हाल ही में की गई, तो अध्ययन के अनुसार ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट से पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद थी, किंतु यह वायुमंडल में संकेंद्रित नहीं हो सकी थी। क्यों नहीं हो सकी थी? चूँकि वायुमंडल में ऑक्सीजन के संकेंद्रित न होने का जो मुख्य कारण है वो ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित गैसों की बड़ी मात्रा के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया थी। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो गैसें निकलती थी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई ना कोई अलग से कंपाउंड बना लेती थी। जब ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं तो उनसे बड़ी मात्रा में गैसों का वायुमंडल में उद्गार होता है, और इन गैसों की प्रकृति जो है पृथ्वी के मेंटल में जो सामग्रियां होती हैं, मतलब मेंटल में जिस प्रकार के अवयव होंगे, जिस प्रकार के एलिमेंट होंगे, उन्हीं एलिमेंट के आधार पर ये जो गैसें होंगी उनका नेचर भी उसी से मैच करता होगा, उन्हीं पर आधारित होगा। ज्वालामुखी उद्गार के लगातार जारी रहने के कारण क्या होता है कि इससे बाहर आने वाले सामग्री का जो उत्पादन था वो लगातार कम होता गया, जिससे आसानी से ऑक्सीजन के साथ संयोजन किया गया, मतलब ऑक्सीजन किया, और पृथ्वी का जो मेंटल है वो अधिक से अधिक क्या होता गया, वो ऑक्सीकृत होता गया। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो ऑक्सीकृत होता गया, और समय के साथ साथ विभिन्न जीव रूपों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन जो है वातावरण में जमा होती गई। इससे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की शुरुआत हुई, जिससे जटिल जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। जब आपका ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट प्रारंभ होता है, इसी के बाद जो है मल्टी सेलुलरिटी वाले जो जीव हैं इनका विकास तेजी से होना प्रारंभ हुआ। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सिविल सेवा बोर्ड के बारे में। तो यह जो सिविल सेवा बोर्ड, यह जो टॉपिक है, यदि आप जो मेंस का जीएस का प्रश्न पत्र है, तो जीएस का प्रश्न पत्र 2 जिसका शीर्षक है लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका, इसके अंतर्गत यह सिविल सेवा बोर्ड आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सिविल सेवा बोर्ड के बारे में, कॉन्टेक्स्ट क्या था, चर्चा में क्यों आया ये। तो पंजाब सरकार द्वारा राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण तथा नियुक्तियों पर निर्णय लेने हेतु 3 सदस्यीय सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया गया है, और इस बोर्ड का वहाँ पर विरोध भी किया गया, जबकि जो वर्तमान सरकार है, इसके पहले की जो सरकार है, उसने तो इस बोर्ड को गठन ही नहीं किया था। जो विरोध मतलब जब इसके पहले की जो सरकार थी उसके विरोध का कारण, और जो कुछ राजनीतिक दलों या जो कुछ राजनीतिक नेताओं के द्वारा जो इसका विरोध किया जा रहा है, उसको देख लेते हैं कि किन आधारों पर उनका विरोध है। तो ये जो अधिसूचना है, इस अधिसूचना में आईएएस अधिकारियों को निश्चित कार्यकाल प्रदान किया गया है, जिससे राज्य के कुछ नेता जो हैं वो सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं सहमत हैं? तो इनके अनुसार, अर्थात जो सहमत नहीं है उन नेताओं के अनुसार, आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण जो है ये राज्य का विशेषाधिकार है, और यही तर्क जो है पिछली सरकार ने भी दिया था। और दूसरा इन्होंने रीजन क्या बताया कि निश्चित कार्यकाल से कार्यात्मक और प्रशासनिक
समस्याएं पैदा होंगी तथा इससे राज्य सरकार के अधिकारों और अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा। मतलब ये सरकार के हिसाब से वो सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कार्यात्मक और प्रशासनिक समस्याएं पैदा होंगी। तीसरा रीजन इन लोगों के द्वारा यह बताया गया कि निश्चित कार्यकाल के नियम जो हैं तथा मुख्य सचिव के बोर्ड को स्थानांतरण हेतु सिफारिशों की जांच की जो शक्ति प्रदान की गई है, ये प्रदान किए जाने से नेताओं के प्रभाव में कमी आएगी और सारी शक्तियां जो है मुख्य सचिव को प्राप्त हो जाएंगी। तो ये इसके विरोध में तर्क दिए गए। अब सरकार का पक्ष क्या है इसके गठन के लिए? तो सरकार का कहना है कि यदि अधिकारियों को निश्चित कार्यकाल प्रदान किया जाता है तो वे बेहतर प्रशासन दे पाएंगे। इसके अलावा दूसरा रीजन का बताया गया कि अधिकारी सुरक्षित महसूस करेंगे तथा राजनीतिक नेताओं को खुश करने के बजाय नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। तीसरी चीज़ कि प्रत्येक अधिकारी को अपनी नई नियुक्ति पर व्यवस्थित होने में लगभग 3 से 6 महीने का समय लगता है। यदि अधिकारी को 2 साल का कार्यकाल अर्थात टेन्योर दिया जाता है तो लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सफलता मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं सिविल सेवा बोर्ड के बारे में, जिससे प्री एग्जाम परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो नौकरशाही को राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग करने तथा राजनीतिक अधिकारियों द्वारा बार बार स्थानांतरण को समाप्त करने हेतु वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नौकरशाही के स्थानांतरण तथा नियुक्ति पर विचार करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। तो याद रखिएगा, इस बोर्ड का जो गठन का प्रावधान आया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है। तो और ऐसे बोर्ड का गठन जो है केंद्र सरकार अपने स्तर पर और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कर सकती हैं और उनको करने का निर्देश दिया गया। नियमानुसार सभी राज्यों में नौकरशाहों के स्थानांतरण तथा नियुक्ति पर निर्णय लेने हेतु सिविल सेवा बोर्ड होना चाहिए। ऐसे निर्देश दिया गया कि सभी राज्यों को सिविल सेवा बोर्ड का गठन करना चाहिए। अब इसके गठन की बात कर लेते हैं कि संरचना क्या है। तो राज्य के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, वो सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन में मुख्यमंत्री दे सकता है, राज्यपाल दे सकता है और आपका मुख्य सचिव दे सकता है, या एक चौथा कोई अन्य ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखिएगा, इस सिविल सेवा बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होंगे? मुख्य सचिव होते हैं, ना कि मुख्यमंत्री। इसके अलावा वरिष्ठ अतिरिक्त मुख्य सचिव या राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वित्तीय आयुक्त अथवा अन्य समकक्ष अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त बोर्ड के अन्य सदस्य के रूप में प्रधान सचिव अर्थात प्रिंसिपल सेक्रेटरी अथवा कार्मिक विभाग के सचिव सम्मिलित होते हैं। अब यदि इनके कार्य की बात करें कि यह बोर्ड कार्य क्या करता है, तो बोर्ड को सिविल सेवक के निर्धारित कार्यकाल के पूरा होने से पहले उसके स्थानांतरण पर निर्णय लेने हेतु अधिदेशित किया गया है। मतलब जब उसका टेन्योर पूरा होगा उससे पहले उसका स्थानांतरण कहाँ किया जाएगा, मतलब आगे उसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, उसके संदर्भ में निर्णय इस बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। और नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष 1 जनवरी को सिविल सेवा बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार के लिए उनके द्वारा आयोजित की गई बैठकों के बारे में, मतलब इस बोर्ड के द्वारा जो भी बैठकें आयोजित की गई हैं उसके बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रूस भारत चीन समूह अर्थात रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग, या इसको शॉर्ट में हम लोग RIC, जो आपसे कहीं पर लिखा हुआ आएगा परीक्षा में वो RIC के रूप में ही लिखा आएगा। तो इस समूह के बारे में बात कर लेते हैं। और यह जो टॉपिक है रूस भारत चीन समूह, यदि आप GS प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत देखें तो यह GS प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत आएगा। और जो इसका किस टॉपिक के अंतर्गत, किस शीर्षक के अंतर्गत, तो भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध वाला जो सेक्शन है उसके अंतर्गत यह आ जाएगा। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि यह जो समूह है चर्चा में क्यों आया। तो भारत जो है वो 23 जून को होने वाली रूस भारत चीन समूह की जो वर्चुअल जो मीटिंग होगी उसमें भाग लेंगे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान में भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को लेकर के काफ़ी टेंशन चल रही है। और मंत्री स्तरीय वार्ता में सम्मिलित होने के भारतीय निर्णय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा तथा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव कम करने हेतु एक रास्ता खोला है। मतलब इसके माध्यम से क्या होगा कि जो तनाव है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। और रूसी राजनयिक स्रोतों ने पूर्वी लद्दाख में तनाव की स्थिति पर रचनात्मक संवाद का समर्थन करने का संकेत दिया है। अब हम लोग बात करते हैं RIC के बारे में।
रशिया, रूस, भारत या रूस, इंडिया, चाइना। इस RIC समूह की परिकल्पना जो है वर्ष 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री एवगेनी प्रिमकोव, किसने? एवगेनी प्रिमकोव द्वारा की गई थी। ये कौन थे? ये रूस के विदेश मंत्री थे। तो याद रखिएगा कि इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई। तो पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा या चाइना के द्वारा या रूस के द्वारा। तो रूस की विदेश मंत्री के द्वारा 1998 में इसकी परिकल्पना की गई। और इस समूह की स्थापना का जो उद्देश्य था, यहाँ पर स्थापना है, तो स्थापना का उद्देश्य अमेरिका द्वारा निर्देशित विदेश नीति को समाप्त करना तथा भारत के साथ पुराने संबंधों को नवीनीकृत करना और चीन के साथ नई दोस्ती को बढ़ावा देना इस ग्रुप की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। अब हम लोग थोड़ा सा RIC जो समूह है इसके महत्व अर्थात इसके सिग्निफिकेंस और इसकी क्षमताओं के बारे में बात कर लें। तो RIC देशों का जो संयुक्त रूप से क्षेत्रफल वो वैश्विक भूभाग के 19% से अधिक है तथा संयुक्त रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात करें GDP की, तो ये 33% से अधिक का योगदान करते हैं। इसके अलावा इस समूह के तीनों देश जो हैं आपका रशिया, भारत और चाइना, ये परमाणु शक्ति संपन्न है तथा रूस और चीन जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत जो है इसका स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत है। तथा ये तीनों देश जो हैं एक नई वैश्विक आर्थिक संरचना के निर्माण में योगदान करने में सक्षम है तथा यह समूह आपदा राहत और मानवीय सहायता हेतु एक साथ काम कर सकते हैं। अब यदि इस समूह के भारत के लिए सिग्निफिकेंस की बात करें तो RIC जो है ये संघाई सहयोग संगठन अर्थात जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके आधार का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो तीनों देश हैं जो मतलब रूस, भारत और चाइना, ये तीनों ही SCO के सदस्य हैं, ठीक है। और यहाँ पर SCO के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि SCO में तुर्कमेनिस्तान उसका सदस्य नहीं है, जबकि उसके जो पड़ोसी देश हैं वो उसके सदस्य हैं। इसके अलावा भारत जो है भू सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति में भी अवस्थित है, तो इस वजह से भी इस ग्रुप का महत्व है। इसके अलावा सागरीय और महाद्वीपीय दोनों क्षेत्रों में चीन के आधिपत्य को चुनौती देने हेतु तो भारत के लिए यह समूह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब इस मंच पर भारत जो है अपनी बातों को मजबूती के साथ रख सकता है चाइना के समक्ष में। आगे चलते हैं, आगे है जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। तो थोड़ा सा जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बात करते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों रथ चर्चा में आया। तो इसे रथों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा रथों के त्यौहार के रूप में किसे जाना जाता है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा को जाना जाता है। रथ यात्रा जो है यह रथ यात्रा उत्सव पुरी के भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है और यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को समर्पित है। मतलब इसमें तीनों लोग शामिल हैं। और इस त्यौहार के दौरान मंदिर के तीनों देवता अर्थात जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र तीनों अलग अलग रथों पर यात्रा करते हैं और इन रथों को क्रमशः जो जगन्नाथ भगवान की याद का रथ होता है उसे क्या कहते हैं? नंदी घोष। सुभद्रा जी की जो रथ होता है उसे तल ध्वज कहते हैं और बलभद्र की जो रथ होता है इसका नाम देवदलन है। तो इन तीनों लोगों के अलग अलग रथ हैं और तीनों के अलग अलग नाम हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, जगन्नाथ वाले रथ को नंदी घोष, सुभद्रा वाले रथ को तल ध्वज और बलभद्र वाले रथ को देवदलन कहा जाता है। हो सकता है आपसे परीक्षा में मिलाने को ही पूछ सकता है। इसके अलावा तीनों देवताओं के लिए हर साल नए रथों का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक रथ में 4 लकड़ी के घोड़े जुड़े होते हैं। और यह त्यौहार जो है प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मतलब जब बारिश वाला मौसम होता है तो आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। अब कॉन्टेक्स्ट ये था या चर्चा में इसलिए था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 23 जून से निर्धारित वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर हम इस साल की रथ यात्रा की अनुमति देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 देश में फैला हुआ है। तो यदि यह रथ यात्रा को अनुमति दी जाती है तो उससे कोविड-19 का जो संक्रमण है उसके ज़्यादा फैलने की संभावना रहेगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में व्यक्तिगत दान हेतु वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। तो यह जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है या जो यह कह सकते हैं या जो टॉपिक है, यह आपके GS का जो प्रश्न पत्र नंबर 3 है मेंस के,
जीएस का जो प्रश्न पत्र नंबर 3 है उसके अंतर्गत ये आपदा और आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो वित्त मंत्रालय ने आम जनता तथा संस्थाओं द्वारा सीधे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष अर्थात नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एनडीआरएफ में दान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इस निर्णय का महत्व तथा निहितार्थ यदि समझें तो वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष एनडीआरएफ में सीधे दान करने की अनुमति देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हाल ही में कई लोगों द्वारा जो पीएम केयर्स फंड है अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, इसमें भेजे गए दान के बारे में कई सवाल किए गए। जैसे कि अभी एक याचिका दायर की गई थी पीएम केयर्स फंड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया है और ये पैसा कहाँ कहाँ एलोकेट किया गया है, इसके बारे में सरकार को जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये जो है सूचना आरटीआई के तहत, सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर की गई बल्कि आरटीआई के तहत इसके बारे में सूचना मांगी गई थी और जिसको देने से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो इसी प्रकार से कई सारे सवाल जो है मतलब इस पीएम केयर्स फंड और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है इसको लेकर के किए गए थे। इसके साथ ही इन दोनों कोषों को सूचना अधिकार अधिनियम जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसके तहत इसे सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं घोषित कर दिया गया है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि ये जो हैं दोनों सार्वजनिक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इनके बारे में आरटीआई के तहत सूचना नहीं दी जा सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के संदर्भ में एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में, जिसके बारे में अभी निर्णय लिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो एनडीआरएफ की स्थापना जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के अंतर्गत की गई थी और इस कोष का गठन जो है किसी संकटपूर्ण आपदा स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए व्यय को पूरा करने के लिए किया गया और इसका प्रबंधन जो है किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और इस कोष के द्वारा अर्थात इस फंड के द्वारा गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में तत्काल राहत प्रदान करने हेतु राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष अर्थात स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एसडीआरएफ के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कि यदि किसी राज्य में भयंकर आपकी बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए जो रिलीफ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है वो इसी कोष के माध्यम से राज्य का जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा एनडीआरएफ को भारत सरकार के लोक लेखा जो पब्लिक अकाउंट है तो लोक लेखा में ब्याज रहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा गया है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग जो है वो एनडीआरएफ के खातों को ऑडिट कर सकते हैं अर्थात ऑडिट करते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में, पीएमएनआरएफ के बारे में या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को मदद करने के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। ये उस समय स्थापना इसलिए की गई जो बंटवारे के दौरान जो पाकिस्तान से विस्थापित लोग भारत आ रहे थे उनके पुनर्वास के लिए इस कोष की स्थापना की गई थी। चूँकि अब वह समस्या ख़त्म हो चुकी है तो अब यह जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों से पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। मतलब जो गरीब लोग हैं जो इस प्रकार की चिकित्सा का खर्चा नहीं उठा सकते हैं उनको इस फंड के माध्यम से मदद पहुंचाई जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्वीकार किए जाने वाले अंशदान जो हैं इसके यदि प्रकार की बात करें तो इस कोष में किसी व्यक्ति और संस्था से केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किए जाते हैं। मतलब कोई संस्था या व्यक्ति जो है स्वैच्छिक आधार पर ही अंशदान कर सकता है, मतलब उन्हीं के ही अंशदान को स्वीकार किया जाएगा तथा इसमें सरकार के बजट स्रोतों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तो ये दोनों कथन ही इसको याद रखिएगा कि इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है। तो इसको फंड जो बजट सरकार का बजट होता है उसके माध्यम से कोई फंडिंग प्रदान नहीं की जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रवाल त्रिभुज दिवस के बारे में या कोरल ट्रायंगल डे के संबंध में।
तो कोरल ट्रायंगल डे जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 9 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। तथा जो पहला कोरल त्रिभुज दिवस था वो 9 जून 2012 को विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। तो इस विश्व महासागर दिवस के साथ मनाया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष जो है 9 जून को आपका विश्व कोरल त्रिभुज दिवस मनाया जाता है या कोरल त्रिभुज दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा जो विश्व महासागर दिवस है 8 जून को मनाया जाता है और चूँकि 8 जून अभी बीत गया है तो 2020 की जो थीम थी वह थीम क्या थी? वह है आपकी एक सतत महासागर के लिए नवाचार या इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। तो याद रखिएगा विश्व महासागर दिवस की थीम। और कब मनाया जाता है? 8 जून को। और जो आपका कोरल त्रिभुज दिवस है यह 9 जून को मनाया जाता है। अब यह जो प्रवाल त्रिभुज दिवस है इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इस दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष सागरीय संरक्षण पर प्रकाश डालने तथा उपायों पर चर्चा करने हेतु किया जाता है, जिसमें विश्व भर के समुद्री संरक्षण से संबंधित व्यक्ति तथा संस्थाएं भाग लेती हैं। तथा ये जो कोरल त्रिभुज एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक समुद्री क्षेत्र है जो विश्व समुद्री जैव विविधता का केंद्र है। और ये जो पहल या इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया इसमें 6 देशों कौन से? तिमोर लेस्ते, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और पापुआ न्यू गिनी के समुद्रों को सम्मिलित किया जाता है। और कोरल त्रिभुज में रहने वाले 600 से अधिक विभिन्न प्रकार के रीफ बिल्डिंग कोरल यहाँ पर उपस्थित है। इसके अलावा कोरल त्रिभुज को कांगो बेसिन और अमेजन वर्षा वनों सहित पृथ्वी पर जो 3 महापारिस्थितिक परिसर हैं उनमें से इसको एक माना जाता है। और इस क्षेत्र में ये जो कोरल त्रिभुज क्षेत्र है इस क्षेत्र में सभी ज्ञात प्रवाल प्रजातियों का 76%, सभी ज्ञात प्रवाल भित्तियों की प्रजातियों का 37% तथा विश्व की कुल प्रवाल भित्तियों का 53% जो है यहाँ पर सम्मिलित है या यहाँ पर उपस्थित है। अब यहाँ पर ये फिगर देख लेते हैं। ये जो आपका स्थान है तो ये आपका कौन सा है? पश्चिमी प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपका फिलीपींस शामिल है, इधर मलेशिया शामिल है, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइसलैंड। तो ये आपके 6 जो देश हैं इनके सागरों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये इसमें कौन कौन से इस पहल में कौन कौन से शामिल हैं उनके नाम याद रखिएगा, परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जा सकता है और ये फिगर याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।